अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम नए बेस क्लासिफिकेशन टेक्निक पढ़ेंगे। नए बेस क्लासिफिकेशन टेक्निक बेसिकली जो है वो बेस करती है बेसियन थ्योरम पे, जिसे हम इन डिटेल जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ हम उसके एग्जांपल्स भी लेंगे। एग्जांपल्स के थ्रू पहले हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को अंडरस्टैंड करेंगे और फिर हम जो है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को यूज करते हुए क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की तरफ मूव करेंगे। अगर हम इनको डिफाइन करें तो हम कहते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट सेट एंड द क्लास वेरिएबल इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक, कि हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स हैं और क्लास लेबल है उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। इवन इफ द एट्रीब्यूट्स आर सेम, द क्लास लेबल मे डिफर इन ट्रेनिंग सेट इवन एंड हेंस कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विद सर्टेनिटी। हो सकता है कि हमारे पास अगर जो एट्रीब्यूट्स की वैल्यू जो है वो सेम हो, तो ये भी हो सकता है कि उसमें क्लास लेबल्स जो है वो डिफरेंट हो, तो फिर भी जो हमारे लिए जो है वो मुश्किल है कि हम उसको एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकें। उसकी रीजंस क्या है? उसमें डेटा में नॉइज हो सकती है, सर्टन अदर एट्रीब्यूट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द डेटा, यानी जो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं वो डेटा में इंक्लूड ही नहीं है। अब आते हैं बेस थ्योरम की तरफ। बेस थ्योरम अलाउज अस टू कैलकुलेट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वन वे, जिसको हम पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए व्हेन वी नो द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी द अदर वे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। यानी हमारे पास जो है वो ए गिवन है तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्यूट करते हैं, या फिर हमारे पास अगर बी गिवन है तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्यूट कर सकते हैं। अब बेस थ्योरम में जो लॉजिक यूज होती है वो बेसिकली क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। On the other side, probability of A intersection B equal to probability of B multiplied by probability of A given B. Thus, probability of A multiplied by probability of B given A equal to probability of B multiplied by probability of A given B. और इसी बेस पे हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मेन जो आप कैलकुलेट करने वाली चीज है वो probability of B given A है, और उसका फार्मूला यहाँ पे डिफाइंड है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो अगर हम इसी के अल्टरनेटिवली हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी कंप्यूट करनी हो तो फिर उसके लिए ये फार्मूला चेंज हो जाएगा। वहां पे फिर हम यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। All that remain is to figure out probability of A for the denominator। कि सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज इसमें है वो probability of A को डिसाइड करना कि एक्चुअली वो क्या है। probability of A जो है A में दो तरह की ऑप्शन हो सकती हैं। A probability of A and B हमें कंप्यूट करनी पड़ेगी, और हमें probability of A not B चाहिए होगी। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्यूट करते वक्त हम यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश बाय द फार्मूला फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो हमें क्या मिलेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन नॉट बी। इसको अगर हम फर्दर एक्सटेंड करें तो हमें क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, और यहाँ पे हमारा जो फोकस है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्यूट करने के लिए वही हमें फार्मूला हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन नॉट बी। This leads us to the base theorem। तो एक्चुअली जो है वो ये बेस थ्योरम की मेन इक्वेशन है कि अगर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए कंप्यूट करनी हो तो हम क्या करेंगे? हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी से, और फिर उसे डिवाइड करेंगे
probability of B multiplied by probability of A given B plus probability of B multiplied by probability of A given not B। बेसिकली यहाँ पे probability of B जो है वो एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है और probability of B डैश जो है वो सेकंड क्लास को, क्योंकि हम अगर इसको क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करते हैं तो फिर ये हमारे लिए वो क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है। अब बेस थ्योरम की हम एक एग्जांपल लेते हैं। इट इज नोन दैट एट एनी वन टाइम वन पर्सन इन 200 हैज अ COVID-19. A new test for the disease is developed and a study of this test reliability is performed using samples of people known to have or known not to have the COVID-19. Out of 1000 people known to have the disease, 990 test positive. It means 1000 पेशेंट्स को ये पता था कि ये डिजीज है और ये टेस्टिंग टेक्निक जब उनके ऊपर अप्लाई की गई तो उसमें से 990 पे जो उसका टेस्ट है वो पॉजिटिव आया। और फिर आउट ऑफ 5000 पीपल नोन नॉट टू हैव दी COVID-19, तो 5000 में से में पता है कि उन्हें ये डिजीज नहीं है और जब उनके टेस्ट किए गए तो उनके टेस्ट की बेस पे 250 टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आए। What is the probability that a randomly selected person from the general population has the COVID-19 given that they test positive? It means कि अब जो है वो हमने ये चेक करना है, उसकी रिलायबिलिटी को चेक करना है कि अगर एक अननोन पर्सन के ऊपर अगर हम ये टेस्ट अप्लाई करते हैं तब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी कि उसका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव हो। जबकि हमें दोनों साइड पे हमें ये भी पता था कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वो डिजीज है और उनके टेस्ट किए गए तो उनमें से हर 1000 में से 10 जो है वो रॉन्ग प्रेडिक्ट हुए। इसी तरह 5000 ऐसी पॉपुलेशन ली गई जिनका पता था कि इन्हें ये डिजीज नहीं है और उनमें से 250 के ऊपर जो है वो रिजल्ट्स जो है वो पॉजिटिव आए हैं। तो दोनों साइड पे जो है वो यहाँ पे एरर है। अब इस एरर को बेसिकली टॉलरेट करना है, उसकी बेस पे प्रेडिक्ट करना है कि रिलायबिलिटी को चेक करना है। अब रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए टेस्ट पॉजिटिव ऐसे पेशेंट जिनको है उनमें से जब उनका टेस्ट किया गया तो 990 के ऊपर जो है वो पॉजिटिव आया, 10 के ऊपर नेगेटिव आया। और ऐसे पेशेंट जिनको COVID-19 नहीं है उनके ऊपर जो है वो 250 के ऊपर वो टेस्ट पॉजिटिव आया और 4750 के ऊपर जो है वो टेस्ट नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि इनकी प्रोबेबिलिटीज अगर कंप्यूट करें तो ये आउट ऑफ 1099% आएगी। इसी तरह जिनमें डिजीज है और उनके टेस्ट नेगेटिव आया तो उनकी प्रोबेबिलिटी जो है 1% है और जिनको डिजीज नहीं थी उनके टेस्ट पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी 250 है। और उसके अल्टरनेटिवली जो है वो ऐसे पेशेंट जिनको डिजीज नहीं थी और उनके नेगेटिव की प्रोबेबिलिटी जो है वो 95% है। ये प्रोबेबिलिटीज हैं ऐसी प्रोबेबिलिटीज जो कि हम गिवन डेटा में से एज इट इज कंप्यूट कर लेते हैं, इनको हम प्योर प्रोबेबिलिटीज कहते हैं। यानी अभी हमने अननोन पेशेंट को कंसीडर नहीं किया, ये गिवन डेटा है, जो गिवन सैंपल्स हैं उनकी बेस पे हमने ये प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट कर ली हैं। तो ये प्रोबेबिलिटीज जो है वो प्योर प्रोबेबिलिटीज कहलाती हैं और जो कि सिंपल नहीं है, सिंपल प्रोबेबिलिटीज हैं, यहाँ पे कंडीशनल नहीं है। तो फिर हम आते हैं बेस थ्योरम के इसी एग्जांपल को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड पर्सन फ्रॉम द जनरल पॉपुलेशन हैड द डिजीज गिवन दैट दे टेस्ट पॉजिटिव। प्रोबेबिलिटी ऑफ COVID-19 अब 200 में से एक को वो डिजीज है, ये इंफॉर्मेशन पहले से हमारे पास है। उसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करेंगे तो वो 0.005 आएगी। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट COVID-19 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.005 इज इक्वल टू 0.995। इट मीन 0.995% पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको जो है वो डिजीज नहीं है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करने जा रहे हैं जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट पॉजिटिव एंड COVID-19 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ
0.99 बेसिकली यहाँ पे जो है वो हमने ये वाली प्रोबेबिलिटी यूज कर रहे हैं जो कि टेस्ट पॉजिटिव की प्रोबेबिलिटी थी कि जिन पेशेंट्स को कोविड 19 था और उनके टेस्ट जो है वो पॉजिटिव कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो 0.99 है और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट पॉजिटिव गिवन नॉट कोविड 19 और ओवरऑल इसका जो रिजल्ट आएगा वो 0.05 आएगा। अब ये प्रोबेबिलिटीज हम कंप्यूट कर चुके हैं तो इसकी बेस पे हम बेस थ्योरम में ये वैल्यूज जो है वो आप पुट कर सकते हैं जहाँ पे हम कंप्यूट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कोविड 19 गिवन टेस्ट पॉजिटिव। तो उसकी बेस पे हम ये वैल्यूज अब यहाँ पे इसी फार्मूले में पुट कर देंगे जो कि फार्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ कोविड 19 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट पॉजिटिव गिवन कोविड 19 divided by probability of COVID-19 multiplied by probability of test positive COVID-19 plus probability of not COVID-19 multiplied by probability of test positive not COVID-19। तो ये probability हम पहले कंप्यूट कर चुके थे जो कि 0.005 मल्टीप्लाइड बाय 0.99 है और डिवाइड करेंगे probability of COVID-19 multiplied by probability of test positive given COVID-19 और इसी तरह जो है वो probability of not COVID-19 multiplied by probability of COVID not COVID। अब हम उसी फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो वैल्यूज हमारे पास गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ कोविड 19 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट पॉजिटिव गिवन कोविड 19 और फिर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ कोविड 19 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट पॉजिटिव गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन कोविड 19 और उसमें हम फिर ऐड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कोविड 19 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट पॉजिटिव गिवन नॉट कोविड 19 से जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हमारे पास ये एक सिंगल वैल्यू आएगी जो कि 0.0905 है कि अगर हम रैंडम पॉपुलेशन में से किसी भी पर्सन का टेस्ट लेंगे तो उस टेस्ट के पॉजिटिव अकर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 9% है। We can generalize this approach to cases where B consists of 3 or more mutually exclusively exhaustive events कि अब हमारे पास नंबर ऑफ इवेंट्स अगर 3 या 3 से ज्यादा हो तो फिर हम इसी को आगे जो है वो एक्सटेंड करते जाते हैं लेकिन वहां पे फिर हमें अब मल्टीपल वैल्यूज पैरामीटर्स यूज करने पड़ेंगे। अगर हम इसको कंसीडर करें तो ये बेसिकली एक कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू है जो कि सिर्फ 3 के लिए अगर हम कंप्यूट कर रहे हैं तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 कंप्यूट करनी होगी विद रिस्पेक्ट टू A गिवन B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B ऑफ K मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B ऑफ K। इट मीन्स हमारे पास जितने एट्रीब्यूट्स होंगे हमें उतने टाइम जो है ये वाली प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी पड़ेगी। इन प्रोबेबिलिटीज ये डिपेंड कर रही है अब हमारे नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स पे। अब हम एक नेक्स्ट एग्जांपल कंसीडर करते हैं टास्क ऑफ प्रेडिक्टिंग वेदर अ पर्सन इज एट रिस्क फॉर हार्ट डिजीज बेस्ड ऑन द पर्सनस डाइट एंड वर्क और फ्रीक्वेंसी सो नीड एन अप्रोच टू मॉडल प्रोबेबिलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट सेट एंड द क्लास वेरिएबल। तो हमारे पास प्रॉब्लम स्टेट में गिवन फीचर्स क्या है x1 अप टू xn और प्रेडिक्टेड लेबल्स y है
इसके अलावा जो है वो एक और अगर हम उसके एग्जांपल कंसीडर करते हैं तो वो डिजिट रिकग्निशन है कि हमारे पास हैंड रिटन डिजिट्स हैं, हमने उन्हें रिकग्नाइज करना है, उन्हें क्लासिफाई करना है। और इसमें डिफरेंट फीचर्स पहले एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे क्योंकि ये इमेज की बेस पे है, तो यूजिंग इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स हम पहले फीचर एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उन फीचर्स को जो है वो आगे यूज किया जाता है क्लासिफिकेशन के लिए। तो हमने सिंप्लिसिटी के लिए एग्जांपल में यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट कंसीडर कर रहे हैं जो कि 5 और 6 है, लेकिन एक्चुअली तो हमारे पास 0 to 9 डिजिट्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। अब हम आते हैं बेस क्लासिफायर की तरफ, क्योंकि बेसियन थ्योरम जो है वो हमें आगे फर्दर जो है वो बेस क्लासिफायर की तरफ लेके आता है। इट मीन इसकी बेस जो है वो बेसियन थ्योरम है बेस क्लासिफायर की। और बेस क्लासिफायर क्या है? अ प्रोबेबिलिस्टिक फ्रेमवर्क फॉर सॉल्विंग क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड सी divided by probability of A, and probability of A given C is equal to probability of A and C divided by probability of C। और बेस थ्योरम को क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं तो ये वही फार्मूला है, लेकिन हम यहाँ पे अब C जो है वो एज अ क्लास लेबल के तौर पे यूज कर रहे हैं और A जो है वो यहाँ पे एट्रीब्यूट का रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके हम बेस थ्योरम की हम एक एग्जांपल लेते हैं। Given a doctor knows that could cause fever 50% of the time, probability of any patient having cold is 1 over 50,000। इट मीन्स कि एक डॉक्टर जो है वो जानता है कि फीवर की जो मेन काज है उसमें कोल्ड भी है, और ये 50% ऑफ टाइम जो उसकी काज है फीवर की वो कोल्ड है। लेकिन अगर हम उसकी पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करें तो 5000 में से 1% जो है उसे कोल्ड है। इट मीन 50,000 में से 1% ऐसा होगा जिससे कोल्ड होगा, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी पेशेंट हैविंग फीवर इज 1 over 20। अगर हम इसी को जनरल डिस्कस करें तो इट मीन डॉक्टर ये जानता है कि 50% जो अगर पेशेंट को फीवर हो तो उसकी काज जो है वो कोल्ड है, लेकिन हमारे जो इंफॉर्मेशन बता रही है वो ये है कि 50,000% में से एक को जो है वो कोल्ड होता है, और अगर किसी पर्सन को फीवर है तो वो 1 out of 20 है। If a patient has fever, what is the probability he she has cold? अगर किसी पेशेंट को फीवर है तो उसकी फिर प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 50%, ये हमें पता है कि अगर किसी को फीवर हो तो वो कोल्ड की वजह से है, और फिर उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फीवर गिवन पॉपुलेशन, तो ये 50,000 में से 1% को होता है उसकी प्रोबेबिलिटी, और उसको फिर हम डिवाइड करेंगे 1 over 20 पे जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फीवर है। तो इसका ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो 0.002 होगी। इट मीन अगर हाँ किसी पेशेंट को फीवर है तो उसकी क्या वजह है कि वो कोल्ड की वजह से है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.002 आएगी। और ये प्रोबेबिलिटी जो है हमने इसी डेटा में से कंप्यूट की है। 0.5 बेसिकली 50% को कि अगर नोन है कि अगर किसी को कोल्ड है फीवर है तो वो कोल्ड की वजह से है, और सेकंड वैल्यू जो हमने कंप्यूट की वो प्योर प्रोबेबिलिटी है कि अगर किसी पेशेंट को कोल्ड है तो वो आउट ऑफ 50,000 1% है, और इसी तरह अगर हम कहते हैं कि किसी पर्सन को फीवर है तो वो आउट ऑफ 20 में से 1% ऐसा है जिसको फीवर होता है। अब हम मूव करते हैं बेस क्लासिफायर की तरफ, जो कि कंसीडर ईच एट्रीब्यूट एंड क्लास लेबल एज रैंडम वेरिएबल, और यहाँ पे हर एट्रीब्यूट को और क्लास लेबल को एक रैंडम वेरिएबल के तौर पे यहाँ पे हमने कंसीडर करना है। Given a record with attribute A1, A2 up to A, and goal is to predict class C, and specifically we want to find the value of C that maximizes
probability of C given A1, A2 up to AN. Can we estimate probability of C given A1 up to AN directly from data? तो उसको कंप्यूट करने के लिए, और क्योंकि यूज इसमें क्या होता है भाई, बेस थ्योरम यूज होगा। बेस थ्योरम को हम पहले जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें जो है वो क्लास लेबल हम प्रेडिक्ट करेंगे जिसके अगेंस्ट ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज हाई आएंगी, क्योंकि सी यहाँ पे क्लास लेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4, क्लास 5 सब के लिए हम इसी तरह प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन सैंपल, और उसमें से जिसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो हाई आएगी हम जो है वो उसके लिए प्रेडिक्ट करेंगे कि हमारा जो क्लासीफायर है वो, हम आते हैं बेस क्लासीफायर के तरफ, क्योंकि इसमें बेस रूल यूज होते हैं। और बेस रूल एक्चुअली क्या डिफाइन करते हैं कि अगर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ y कंप्यूट करनी है तो वो x1 अप टू xn होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 अप टू xn गिवन y मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ y। और यहाँ पे ये जो प्रोबेबिलिटी है ये बेसिकली लाइक्लीहुड है, या ये प्रोबेबिलिटी जो है वो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी की बेस पे कंप्यूट की जाती है। पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी हम तब तक कंप्यूट नहीं कर सकते जब तक हमारे पास कोई अननोन सैंपल नहीं आता। प्रोबेबिलिटीज पहले से डेटा में एग्जिस्ट करती होती हैं, और ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है जो कि हमेशा सेम रहेगा। हर क्लास के लिए इसकी वैल्यू सेम रहेंगी। किसी भी क्लास के लिए ये वाली वैल्यू जो प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 अप टू xn है, चाहे हम क्लास 1 के लिए कंप्यूट कर रहे होंगे, चाहे क्लास 2 के लिए, चाहे क्लास 3, 4, 5, हर क्लास के लिए ये प्रोबेबिलिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है। Why did this help? ये हमारी जो है वो किस तरह से मदद कैसे करेगा? Well, we think that we might be able to specify how features are generated by the class label, कि अब क्लास लेबल के और फीचर्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो किस तरह से एग्जिस्ट करता है। हम अगर इसी तरह 2 डिजिट्स वो हैंड रिटन डिजिट्स को रिकॉग्नाइज करने वाली एग्जांपल लेते हैं, तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ y जो कि डिजिट 5 है, क्लास 5, दूसरी क्लास हमारे लिए क्लास 6 है, और ये उसके जो है वो फीचर्स हैं, गिवन फीचर्स हैं। तो हमने उसी तरह जो है वो पहले ये वाली प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 5, टोटल सैंपल में से 5 कितने टाइम अक्कर हो रहा है ये प्रोबेबिलिटी आएगी। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 6 है, तो ये प्रोबेबिलिटीज तो पहले से गिवन है। लेकिन यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी जो कि लाइक्लीहुड वाली प्रोबेबिलिटी है वो हमें कंप्यूट करनी पड़ेगी अब एक गिवन सैंपल के लिए कि क्या वो डिजिट 5 है या डिजिट 6 है, और ये अननोन सैंपल्स के लिए कंप्यूट की जाती है। और उसकी बेस पे अब हमने फर्दर जो है वो फिर डिसाइड करना होगा ये कि कोई एक अननोन गिवन सैंपल जो है वो क्लास 5 से बिलोंग करता है या क्लास 6 से बिलोंग करता है। तो ये प्रोबेबिलिटी जो कि x1 अप टू xn गिवन क्लास 5, और इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 अप टू xn गिवन क्लास 6, ये कंप्यूट करने के बाद फिर हम उसे डिवाइड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 अप टू xn गिवन क्लास 5 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन क्लास 5, और उसी तरह फिर दूसरी क्लास अन्य बेस पे मूव करने की तरफ। अब इसमें मेजर इश्यू क्या है? मेजर इश्यू ये है कि हमने रिलेशनशिप डिफाइन करना है। 1 to n एट्रीब्यूट्स हैं, वो सारे एट्रीब्यूट्स मिलके जो है वो क्लास लेबल के साथ कैसे रिलेट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो एक नहीं है, वो मल्टीपल प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट होती हैं, और उन मल्टीपल प्रोबेबिलिटीज को कंप्यूट करना एज सच हमारे लिए पॉसिबल नहीं। अगर 100 पैरामीटर्स ही हो जाएं तो हमें बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशंस परफॉर्म करनी पड़ेंगी। तो फिर नए बेस की तरफ जब हम आते हैं तो नए बेस में ये अज्यूम कर लिया जाता है कि जितने भी फीचर्स हैं, जितने भी हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे इंडिपेंडेंट हैं, उनका एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं है। वो इंडिपेंडेंटली हर एक का रिलेशनशिप डायरेक्टली क्लास लेवल के साथ है, लेकिन क्लास लेवल के अलावा उन फीचर्स के दरमियान या उन क्लास एट्रीब्यूट्स के इन बिटवीन कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई डिपेंडेंसीज नहीं है। जब हम वो डिपेंडेंसीज वाली अजम्पशन लेते हैं तो इट मींस अब हमें उनके दरमियान जो डिपेंडेंसीज की बेस पे जो प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट करनी पड़ती हैं वो सारी प्रोबेबिलिटीज यहाँ पे निगलेक्ट कर दी जाएंगी। हमारी जो कंप्यूटेशन है वो सिंपल हो जाएगी, और उसके लिए फिर जो फार्मूला यूज होता है वो फार्मूला है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x अप टू n गिवन y इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ xi गिवन y। यानी अब हम xi टू xn कंप्यूट नहीं करेंगे, इट मीन हम x1 टू xn प्रोबेबिलिटीज डायरेक्टली कंप्यूट नहीं करेंगे, बल्कि हम हर एट्रीब्यूट की प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्लास एट्रीब्यूट।
यानी एट अ टाइम हम सिर्फ दो एट्रीब्यूट्स को कंसीडर कर रहे होते हैं। एक हमारा क्लास लेबल है और दूसरा जो है वो जो एट्रीब्यूट्स हैं क्लास लेबल के अलावा उनमें से एक एट्रीब्यूट को कंसीडर करेंगे। उस एट्रीब्यूट और क्लास लेबल के दरमियान जो प्रोबेबिलिटीज हैं उन्हें हम कंप्यूट करते जाएंगे और वन बाय वन इंडिपेंडेंटली कंप्यूट करेंगे। और ये प्रोबेबिलिटी जो है एन टाइम कंप्यूट करेंगे, क्योंकि एन हमारे पास नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स है। जितने एट्रीब्यूट्स होंगे उतनी प्रोबेबिलिटीज विद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी विद क्लास लेबल। और क्लास लेबल और एट्रीब्यूट्स के दरमियान जो प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करके हम उनका प्रोडक्ट लेंगे। प्रोडक्ट की बेस पे इसी तरह क्लास 1 के लिए, क्लास 2 के लिए, क्लास 3 के लिए, क्लास 4 के लिए, जितनी क्लासेस होंगी हर एक के लिए हम इसी तरह जो प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट करके उनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे और फाइनली हमारे पास एक सिंगल वैल्यू आती है। उस सिंगल वैल्यू की बेस पे हम कंपेयर करते हैं, जहां पे जो है वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमें मिलेगी हम प्रेडिक्ट कर देते हैं कि ये वाला अननोन सैंपल उस क्लास से बिलोंग करता है। अब इसमें जो है वो प्रोबेबिलिटी कैसे कंप्यूट करनी है। अगर हम इस सैंपल डेटा को कंसीडर करें तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हमें चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कंप्यूट करने के लिए सी जो कि क्लास लेबल है वो बेसिकली ये इवेड है, जो एवेड है जो कि क्लास लेबल है। और इसमें हमारे पास टोटल 10 सैंपल्स हैं। 10 में से 7 जो है वो नो के हैं और 3 जो है वो यस के सैंपल्स हैं। तो इनकी फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ नो जो है वो 7/10 आएगी और प्रोबेबिलिटी ऑफ यस जो है वो 3/10 आएगी। लेकिन अब हमारे पास अगर डिस्क्रीट एट्रीब्यूट्स हैं तो उनके लिए हम सिंपली जो है वो यही प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करेंगे। एट्रीब्यूट की हम टोटल उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, वेयर इज द नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हैविंग एट्रीब्यूट ए और वाई एंड बिलोंग्स टू क्लास सी। उनका हम काउंट कंप्यूट करेंगे। उनका काउंट के बाद वो जिस क्लास से बिलोंग कर रहे हैं उस क्लास पे उसे डिवाइड कर देंगे। जिस तरह हमने जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेटस मैरिड लिया तो हम मैरिड को कंप्यूट करेंगे कितने टाइम अक्कर और आ रहा है, और मैरिड जो है वो 4 टाइम है आउट ऑफ नो। इसी तरह मैरिड जो है वो 0 टाइम है इन क्लास यस। तो ये हमारे पास टोटल हाउ टू एस्टिमेट प्रोबेबिलिटीज फॉर कंटिन्यूस एट्रीब्यूट्स। अब कंटिन्यूस एट्रीब्यूट्स के लिए प्रोबेबिलिटी जो है वो कंप्यूट करना एक डिफिकल्ट टास्क है। अगर हमारे पास कंटिन्यूस एट्रीब्यूट्स होते हैं तो पहला सोल्यूशन ये है कि हम उन्हें डिस्क्रिटाइज कर लें। डिस्क्रिटाइज करने का मतलब ये है कि हम जो है वो उनके बिन्स डिफाइन कर लें। बिन्स डिफाइन करने की टेक्निक जो है वो ये है कि हम उन्हें एक ऑर्डर में सॉर्ट कर लें। सॉर्ट करने के बाद हम एक थ्रेशोल्ड डिफाइन करें और उस थ्रेशोल्ड की बेस पे हम उन्हें एक लेबल असाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कंटिन्यूस वैल्यूज को जब डिस्क्रिटाइज कर सकते हैं। वायलेट इंडिपेंडेंस अजम्पशंस है, जो इंडिपेंडेंस वाली अजम्पशंस हैं उनको हम यहाँ पे वायलेट कर दें। और उसके बाद टू वे स्प्लिट है, हम उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें। हम एक थ्रेशोल्ड लगा दें, उस थ्रेशोल्ड से ऊपर हम कहेंगे ये उसको एक लेबल असाइन कर दें और उस थ्रेशोल्ड से नीचे जो वैल्यूज हैं उन्हें हम एक सेकंड लेबल असाइन कर दें। तो ये 2 वे स्प्लिट होगा। उसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एस्टिमेशन है। अज्यूम एट्रीब्यूट फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमारे पास ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। यूज डेटा टू एस्टिमेट पैरामीटर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन फिर हमें यूज करनी पड़ेगी। वंस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है नोन, कैन यूज इट टू एस्टिमेट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई गिवन सी। तो हमें फिर जो है वो इतनी ऐसे रैंडम वेरिएबल जहाँ पे वैल्यूज जो हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं, उन बहुत ज्यादा वैल्यूज के ऊपर हम 2 वे स्प्लिट भी यूज कर सकते हैं और हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एस्टिमेशन भी यूज कर सकते हैं। तो ये वाली अप्रोच और नॉर्मली जो है वो हमें 3 अप्रोचेस जो कि हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, वो डिस्क्रिटाइज करना है, 2 वे स्प्लिट है और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एस्टिमेशन है। और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एस्टिमेशन जो है वो कैसे अप्लाई की जाती है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एस्टिमेशन के लिए जो है वो हमें किसी भी अननोन सैंपल के लिए उसका मीन कंप्यूट करना पड़ेगा। उसके मीन के बाद हम उसका जो है वो वेरिएंस कंप्यूट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें इनकम 120 इट मीन किसी पर्सन के अननोन सैंपल अगर हम लेते हैं और उसमें किसी पर्सन की इनकम जो है वो 120K है। अब 120 की बेस पे हमने सबसे पहले क्या कंप्यूट करना है, हमने टैक्सेबल इनकम का मीन कंप्यूट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्लास नो। नो के हमारे पास 7 इंस्टेंसेस हैं, तो हम नो वाले जितने भी एंट्रीज हैं उन सबको ऐड अप करेंगे। ऐड अप करने के बाद हम उन्हें 7 पे डिवाइड कर देंगे तो रिजल्टेंट वैल्यू जो है वो 110 आएगी।
अब इसी मीन को यूज करते हुए फर्दर जो है वो हम इसमें वेरिएंस कंप्यूट करते हैं। वेरिएंस एक्चुअली क्या है, जो हम मीन कंप्यूट कर चुके होंगे 110, हम उसी मीन को का डिफरेंस लेते जाएंगे इन वैल्यूज के साथ। इट मीन 110 का डिफरेंस लेंगे 125 से, 110 का डिफरेंस लेंगे 100 से, इसी तरह उसका डिफरेंस लेंगे 70 से, साथ उसका स्क्वायर लेते जाएंगे ताकि नेगेटिव वैल्यूज भी पॉजिटिव में कन्वर्ट होती जाएं। हम इस तरह जितनी भी नो की एंट्रीज हैं उन सब से जो है वो मीन का डिफरेंस लेंगे और साथ उसका स्क्वायर लेते जाएंगे, उन वैल्यूज को एडअप करेंगे तो वो हमारे पास ये एक वैल्यू आ जाएगी जो कि 2975 है। फिर थर्ड हमें इसी फार्मूले में चाहिए होती है स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि ये वाली वैल्यूज है कि हम उसकी फिर स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमने कंप्यूट करनी है। इट मीन आप इसी वैल्यू का स्क्वायर ले लें, सॉरी अंडर रूट ले लें। जब इसका अंडर रूट लेंगे तो ये 54.54 आएगी। अब जबकि हम ये सारी वैल्यूज कंप्यूट कर रहे हैं तो ये बेसिकली फार्मूला था जो कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एस्टिमेशन के लिए यूज होता है, और उस फार्मूले के लिए जो रिक्वायर्ड वैल्यूज थी वो हम कंप्यूट कर चुके हैं। अब वो वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास सिंगल वैल्यू आ जाएगी, ये 120 माइनस 110 जो कि फार्मूले के मुताबिक था, एट्रीब्यूट की वैल्यू माइनस मीन और उसका स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय वेरिएंस। तो ये हमने यहाँ पे वेरिएंस कंप्यूट कर लिया। और इसी तरह जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन भी हम कंप्यूट कर चुके हैं, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन है और स्टैंडर्ड डेविएशन को भी हम यहाँ पे यूज करेंगे। पाई जो है वो एक कांस्टेंट है, ई एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट की पावर हम ले रहे हैं ये सारी वैल्यू। जब हम इसको फाइनली कंप्यूट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.072 जो कि टैक्सेबल इनकम अगर 120 हो तो हमारे पास उसके जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एस्टिमेशन है वो 0.0072 होगी। अब हम उसकी बेस पे जो है वो मीन कंप्यूट करने के लिए जो फार्मूला है वो सम ऑफ द टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स है कि टोटल आपके पास जितने सैंपल हैं, क्योंकि 9 के थे, हमने उनको सम किया और टोटल 7 पे डिवाइड कर दिया। और ये सैंपल वेरिएंस का फार्मूला है जो कि एक्स बार रिप्रेजेंट कर रहा है मीन को, और हम एक्स कोई गिवन वैल्यू, जिस तरह यहाँ पे अगर हम लें तो हम 125 को भी एक्स कंसीडर करेंगे, 100 को भी एक्स कंसीडर करेंगे और 1 बाय 1 हम उनको मीन में से लेकर मेन वैल्यू जो है एक बार कंप्यूट की जा चुकी है तो हम इसे कांस्टेंट लेते हैं। तो ये वैल्यू इसमें से माइनस करते जाते हैं, उनका स्क्वायर लेते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं n-1 पे। फिर हम यही यहाँ पे xi बेसिकली वही फार्मूला है, उसमें से u जो है वो ये मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसका हम स्क्वायर लेते हैं। स्क्वायर लेने के बाद उसको n पे डिवाइड करते हैं। फिर जब उसका अंडर रूट लेंगे तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, लेकिन हम डायरेक्टली भी कंप्यूट कर चुके हैं। अगर हम सैंपल वेरिएंस कंप्यूट कर चुके हैं तो हम सैंपल वेरिएंस का सिंपली जो है वो अंडर रूट ले लेते हैं और उससे भी हम स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कंप्यूट की जा सकती है, या हम डायरेक्टली जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट कर लें मीन को यूज करते हुए, और स्टैंडर्ड डेविएशन का जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो सैंपल वेरिएंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब नेव बेस ट्रेनिंग की तरफ आते हैं कि अगर हमने नेव बेस को ट्रेन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। फार्मूला हम उसका पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये यहाँ पे हम बेसिकली सिंपली जो डिवाइड करना है वो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स पे डिवाइड करना है, और काउंट क्या होगा, y इक्वल टू u। y हमारी क्लास लेबल है, u हमारे किसी एट्रीब्यूट का, किसी भी गिवन एट्रीब्यूट की एक स्पेसिफिक वैल्यू है। तो हमने क्लास लेबल और उस एट्रीब्यूट की गिवन वैल्यू का काउंट लेना है और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बेसिकली यहाँ पे जो आएंगे वो वही एग्जांपल जो कि हमने पहले सैंपल डेटा लिया था उसी के लिए अब हम एक अननोन सैंपल लेते हैं जिसमें रिफंड इज इक्वल टू नो, मैरिड जो कि मैरिटल स्टेटस है, और इनकम इज इक्वल टू 120K है। इसकी बेस पे हमने क्लास नो के लिए भी प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट करनी है और हमने क्लास यस के लिए भी प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट करनी है। उन प्रोबेबिलिटीज के लिए हमें क्या चाहिए होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफंड इक्वल टू नो गिवन क्लास इक्वल टू नो। एग्जांपल ऑफ नेम बेस्ड क्लासिफायर,
यहाँ पे हमारे पास जो गिवन एग्जांपल है उसमें एक्स रिफंड इज इक्वल टू नो, मैरिटल स्टेटस मैरिड, इनकम इज इक्वल टू 120K। अगर हम इसी डेटा में से प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट करें तो वो प्रोबेबिलिटी सबसे पहले हमें यस के लिए, लेकिन हर एक एट्रीब्यूट की वैल्यू के लिए कंप्यूट करनी होगी। यस के लिए रिफंड इज इक्वल टू यस क्लास नो, रिफंड इज इक्वल टू नो क्लास नो, रिफंड इक्वल टू यस क्लास यस एंड रिफंड इज इक्वल टू नो और क्लास यस। और इसी तरह मैरिटल स्टेटस, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैरिड है तो हमें मैरिड की यस के साथ प्रोबेबिलिटी चाहिए और मैरिड की क्लास नो जो है वो प्रोबेबिलिटीज चाहिए। और फिर हमें जो है वो सिर्फ क्लास नो की प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी होगी और इसी तरह हमें जो है वो क्लास यस की प्रोबेबिलिटीज भी कंप्यूट करनी होगी, लेकिन वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, वो सिंपल प्रोबेबिलिटीज होंगी। और उसके अलावा जो है वो टैक्सेबल इनकम के लिए जो है वो हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एस्टिमेशन वाला फार्मूला यूज करते हुए, जिसमें सैंपल और वेरिएंस की वैल्यूज पहले से कंप्यूट की हुई हैं, इन वैल्यूज को विद रिस्पेक्ट टू 120K इनकम यूज करते हुए हम कंप्यूट कर सकते हैं। अब ये सारी वैल्यूज जो है हम यहाँ से गेट करेंगे कि रिफंड नो और क्लास नो की प्रोबेबिलिटी जो कि यहाँ से ली, और इसी तरह मैरिटल स्टेटस मैरिड और क्लास नो उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ से ली, मैरिटल स्टेटस मैरिड विद क्लास यस की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 0 है जो कि यहाँ पे आ जाएगी, और इसी तरह रिफंड नो विद क्लास यस इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 है, वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और बाकी की जो वैल्यूज हैं यहाँ पे ये 1.2, और इनकम के लिए जो है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एस्टिमेशन की वैल्यू दोनों क्लासेस के लिए हम विद इनकम 120K के लिए कंप्यूट करके इस फार्मूले में पुट कर देंगे, जिसके लिए इसकी वैल्यू हाई होगी, हमारा डिसीजन जो है वो उस क्लास के लिए जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल जिसमें 4 एट्रीब्यूट्स हैं, यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट कंसीडर नहीं होगा, बाकी एट्रीब्यूट्स गिवन बर्थ, कैन फ्लाई, लिव इन वाटर, हैव लेग्स, ये हमारे वो सैंपल एट्रीब्यूट्स हैं। और क्लास लेबल जो है वो मैमल्स एंड नॉन मैमल्स हैं, और इसकी बेस पे हम अब एक अननोन सैंपल जिसमें बर्थ यस है, कैन फ्लाई नो है, लिव इन वाटर यस है, हैव लेग्स नो है, और हमने इसको क्लास लेबल असाइन करना है जो कि मैमल्स आ सकता है या नॉन मैमल्स आ सकता है। तो इसके लिए हमें प्रोबेबिलिटीज क्या चाहिए होंगी, हम गिव बर्थ यस के अगेंस्ट मैमल्स की प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करेंगे, इसी तरह गिव बर्थ यस के अगेंस्ट नॉन मैमल्स की प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट करेंगे, कैन फ्लाई नो के अगेंस्ट हम मैमल्स की भी प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करेंगे, कैन फ्लाई नो के अगेंस्ट जो है वो नॉन मैमल्स की प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी, और लिव इन वाटर में यस के अगेंस्ट मैमल्स की प्रोबेबिलिटी और नॉन मैमल्स की प्रोबेबिलिटीज, और हैव लेग्स में नो के अगेंस्ट मैमल्स की प्रोबेबिलिटी और नॉन मैमल की प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट करने के बाद हम सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू मैमल जो प्रोबेबिलिटीज हैं उन प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर देंगे, और विद रिस्पेक्ट टू नॉन मैमल्स की जो प्रोबेबिलिटीज हैं उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर इनके साथ सिर्फ मैमल्स की प्रोबेबिलिटी और यहाँ पे ये नॉन मैमल्स की प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई होंगी। रिजल्टेंट हमारे पास ये 2 वैल्यूज आएंगी, इनको हम कंपेयर करेंगे, जिसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू हाई होगी हम इस अननोन सैंपल को वो वाली अलग क्लास लेवल असाइन कर देंगे, और यहाँ पे मैमल्स के अगेंस्ट जो है वो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हाई है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि प्ले की एग्जांपल है, और यहाँ पे हमने इसी तरह उसमें क्योंकि 14 टोटल एट्रीब्यूट्स हैं और सैंपल्स हैं, और इसमें जो है वो 4 एट्रीब्यूट्स हैं, उनके अलावा एक क्लास एट्रीब्यूट है, उनको हमने इस टेबल में रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये उनके काउंट्स हैं, इन्हीं काउंट्स को फिर हम फर्दर आगे यूज कर सकते हैं प्रोबेबिलिटीज में। तो ये काउंट्स जो है वो प्रोबेबिलिटीज में फर्दर यूज होंगे, और कोई भी अननोन सैंपल जब आता है तो हम यहीं से इनकी प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट करेंगे। अननोन सैंपल हमारे लिए है सनी, कूल, हाई और विंडी की वैल्यू ट्रू। हम हर एक की जो है वो प्ले विद यस और प्ले विद नो प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट करेंगे। कंप्यूट करने के बाद एक प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो है वो सिर्फ यस और सिर्फ नो की, प्ले की यस और नो की प्रोबेबिलिटीज आएंगी।
हम यस वाली सारी प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे, नो वाली सारी प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्टेंट जो वैल्यूज आएंगे इनको कंपेयर करेंगे, जिसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू हाई होगी हम वो वैल्यू इससे असाइन कर देंगे। तो ये सारी वो प्रोबेबिलिटी वैल्यूज हैं जो कि क्लास यस के लिए हैं, और ये वैल्यूज क्लास यस के लिए प्रोबेबिलिटीज हैं विद रिस्पेक्ट टू गिवन सैंपल, और ये क्लास नो की प्रोबेबिलिटीज हैं। यहाँ पे इससे हम दे सकते हैं कि क्लास नो की प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू हाई है एज कम्पेयर टू क्लास यस, तो हम इससे क्लास नो असाइन कर देंगे।